गुड इवनिंग। आप सभी से मिलकर बहुत बहुत खुशी हो रही है और स्पेशली इस कारण से खुशी हो रही है कि ये जो प्रोग्राम नागपुर में हुआ है, इट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। कोई मानना मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को इतना ज्योग्राफी का पूरा पता नहीं है। तो मैं स्टेट वाइज देख रहा था, मैं कहीं चक्कर लगाता हूँ तो एक से दूसरी जगह जाते जाते फिर अचानक मेरा, जब मैंने देखा कि मेरे को बिलासपुर से वारंगल जाना है, तो लगा नागपुर तो बड़ा रास्ते में पड़ता है, ऑलमोस्ट इन द वे। तो मेरे को लगा कि मैं क्या करूं, मैंने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है, पर अंदर में ख्याल आया कि ये हो सकता है, हो सकता है। पता नहीं क्यों अंदर में फीलिंग थी, और मैंने इधर कॉल किया, उधर कॉल किया, प्रोग्राम्स को थोड़ा मूव किया, और अल्टीमेटली आई वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग द प्रोग्राम इन नागपुर। तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नागपुर में आ पाया। मैं 1973 में भी यहाँ आया था, जब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ ऑल इंडिया का टूर होता है, तो हमारा पहला पड़ाव नागपुर में था 73 में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को अभी भी यहाँ के संतरे, मेरे को लगता था ये हमको कोई ग्रीन ग्रीन संतरे दे रहे हैं, खट्टे होंगे, लेकिन जब छील कर देखा इतने मीठे संतरे थे, मैंने कहा ये तो कमाल है। तब लगता है ना नागपुरी संतरे है कि नहीं। तो ऐसा मेरे को अंदर में फील होता था, मैं जब नागपुर दोबारा आया हूँ जैसे अपने घर आया हूँ। और मेरे को ये जो कहते हैं कि मिलने का एक बहाना होता है, लेकिन आत्माओं का, हमारा सभी का कनेक्शन है अंदर से, और उस कनेक्शन के द्वारा जैसे कि हमको पुल होता है, कारण कोई भी बन जाता है। ये 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, 700 करोड़ सत्कर्म करने की जो महान योजना है, ये एक कारण बन गई है जगह जगह चक्कर लगाने के लिए। मैंने पिछले 4.5 महीने में करीब 125 सिटीज में घूम लिया है, और तकरीबन 300 प्रोग्राम हो गए हैं। करीब 15 स्टेट्स कवर हो गई हैं 4.5 महीने में। कई बार रात को सफर करता हूँ, दिन में प्रोग्राम करता हूँ। अंदर में ये फील होता है कि देखना है कि कितना हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक आउट करते हैं। कहते हैं ना, ब्रेकिंग आउट ऑफ योर लिमिट्स, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। तो ऐसा मेरे को होता है, ये अभियान भी ऐसा है, टू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स बट ब्रेकिंग द लिमिट, ब्रेकिंग द वॉल्स ऑफ लिमिट, जिसको हम कहते हैं ना, कई बार बोलते हैं शब्द ब्रेक थ्रू। तो ये ब्रेक थ्रू ऐसा ही होता है जब हम अपनी लिमिट से बाहर होकर अंदर में कहीं ना कहीं ये उमंग सा होता है, कहीं ना कहीं ये करेज होता है, मैं करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं बसों में भी सफर किया है, ट्रेन में भी सफर किया है, बड़ा मजा आता है। सचमुच मैं कहता हूँ, जो लोग सोचते थे, पहले मैं जब न्यूयॉर्क से आ रहा था, कहते गर्मी में मत जाओ, अब झुलस जाएंगे। मैंने कहा जब दुनिया वाले रह सकते हैं, भारत के लोग रह सकते हैं, मैं भी रह जाऊंगा, थोड़ा झुलस जाऊंगा तो कोई बात नहीं। फिर बाद में कहा कि बाढ़ें बहुत आ रही हैं, जगह जगह पानी बहुत बहुत हो रहा है, आप जाएंगे कोई प्रोग्राम कर ही नहीं पाएंगे। बाढ़ों के बीच में भी हमने प्रोग्राम कर लिए। सिर्फ एक प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा कम हुआ, बाकी मिस कहीं भी नहीं हुआ एक भी जगह। फिर कहते हैं कि अभी ये नवरात्रि आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, ये आ रही है, माना कोई ना कोई कारण जरूर बनते रहते हैं जिससे कि हमको लगे कि हम प्रोग्राम कर नहीं पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मैंने क्या नोट किया है, प्रोग्राम अपने चलते रहेंगे, आप अपने प्रोग्राम करते रहो। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं जहां भी गया हूं जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज्यादा सक्सेस मिली है। आई कैन से 100% सक्सेस, पर कहते हैं 100% कभी नहीं कहना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं 99.9%। पोटेंशियल, कहते हैं ना, पोटेंशियल परफेक्शन, ऑलमोस्ट परफेक्शन। तो ऐसा मेरे को अनुभव होता है।
जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी, जो अंदर से कोई प्रेरणाएं मिलती हैं, मैंने देखा है उनका संबंध हमारे बचपन से शुरू होता है। और हमने देखा है कि मेरा पूरा जीवन छोटे छोटे काम करने में गुजरा है। तो मेरे को छोटे काम का महत्व जब मैं बड़े बड़े काम करने लगा तब और ही एहसास हुआ, क्योंकि पहले मैं डरता था किसी को बताते हुए छोटे काम जो मैं करता था। लेकिन जब लोग कहने लगे अरे आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, तो तब मैं उनको कहता था कि वास्तव में सारी लाइफ मेरी छोटे छोटे काम करते हुए वो जैसे सब मिलाकर वो बड़े बन गए हैं। जैसे कहते हैं हम ऑर्डिनरी आदमी हैं, ऑर्डिनरी आदमी ऑर्डिनरी कर्म करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा करते रहते हैं, एक्स्ट्रा करते रहते हैं, करते रहो। तो ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ऐसा हमको अंदर में फील हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है। कई बार हम उनका थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, कई बार उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार हम कहते हैं देखो बड़े बन गए हैं, जैसे हमारा केयर नहीं करते हैं, हमारे को कैसे पहचानते नहीं हैं। कई चीजें हम बड़ों के सामने के लिए कहते हैं। लेकिन मैंने नोट किया कि कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा। न्यूयॉर्क में मैं बहुतों को होस्ट करता था, तो मैं क्या नोट करता था, दुनिया वाले चाहे कुछ भी उनके लिए कहते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पर मैं जब उनकी पर्सनल लाइफ देखता था मेरे को अंदर में लगता था उनकी अंदर की लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत केयरिंग नेचर है। छोटी छोटी चीजों का वो ध्यान देते हैं। क्योंकि मैं नोट करता था, पूछते थे आपने खाना खाया, आपने ये किया, आराम किया। छोटी छोटी चीजों का वो ध्यान देते थे, समय से पहले हर जगह पहुंचते। आज हम कहते हैं कई बार बड़े लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं, पर मैंने नोट किया दोष उनका नहीं है, लेकिन इतनी उनके ऊपर जिम्मेवारियां, इतनी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ डिमांड्स हैं, तो वो किसको ना करें किसको हाँ करें समझ नहीं आता है। इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आते जरूर हैं लेकिन लेट भी हो जाते हैं। तो लोग कहेंगे आप लेट आए, लेकिन वो जानने की कोशिश नहीं की कारण क्या था। कई बार लोग कहते हैं दिखावा करने के लिए लेट होते हैं, लेकिन मैंने नोट किया दिखावे की बात नहीं है। उससे मेरे को समझ क्या मिला कि हमको गहराई से चीजों को देखना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए लोगों को। कोई कारण होता है कोई आदमी बड़ा बनता है, कोई कारण है कोई आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है। हो सकता है छोटे छोटे अच्छे कर्म करते करते वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हैं। ऐसा मेरे को अंदर में चलता रहता था। अभी आज मेरे को लगता है कि आई एम ए सक्सेस स्टोरी। मेरा प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने ऊपर जा सकते हो, लेकिन एक होती है शूटिंग, जैसे ना तो आप एक चीज में अच्छे हो जाते हैं लेकिन बाकी जो चीजें होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती है। हमने कितनी सेलिब्रिटीज को देखा है, कुछ हिसाब से बहुत वो बड़े होते हैं लेकिन उनकी फैमिली लाइफ देखो, पर्सनल लाइफ देखो, इट इज इन रैक। खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं। तो एहसास हुआ कि जो लोग छोटे छोटे कार्य करते हैं उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, उनका बेस स्ट्रांग होता है। तो जब बेस स्ट्रांग होता है फिर इमारत कितनी भी ऊंची बनाओ। तो ऐसा मेरे को लगता था कि छोटे छोटे कार्य करने से हमारी भूमिका तैयार होती है, हमारी फाउंडेशन क्रिएट होती है। तो मेरा लाइफ में ऐसा रहा। अभी मैं छोटी छोटी बातें अपने जीवन की बताऊं, पता नहीं होता था। हम कहते हैं अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आजकल जमाना नहीं है अच्छे कर्म करने का। ऐसा होता है सबको, डर लगता है कई बार अच्छे कर्म करने से। लोग मेरे को वीक समझेंगे, लोग मेरे को फायदा उठाएंगे मेरे से।
लेकिन मैंने देखा अच्छे अच्छे कर्म छोटे छोटे जो होते हैं उससे दुआएं मिलती हैं, लोगों का प्यार मिलता है। और मैंने क्या जीवन में देखा है, क्योंकि मैंने छोटे और बड़े दोनों काम किए हुए हैं। बड़े काम करते हैं तो हम कितने लोगों की जेलिसी का शिकार बनते हैं, कितने हमको खींच के नीचे लाना चाहते हैं, कितने हमारे से खींचना एकदम छीनना चाहते हैं जो हमारे पास है। लेकिन अगर हम छोटे काम करते हैं, अंदर में डर लगता है कि मैं छोटे काम करूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मेरे को छोटी नजर से देखेंगे, इसलिए हम डरते हैं छोटे काम करने से। तो जितनी हिम्मत हमको बड़े काम करने के लिए चाहिए, छोटे काम करने के लिए उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए। आपको अपनी उस भय से निकलना होता है कि लोग मेरे को छोटा समझेंगे। तो मैंने क्या देखा, मेरी वैल्यू जो मैं करता हूं उससे नहीं है, लेकिन जो मैं करता हूं उसके बीच में अपनी वैल्यूज डालकर उस कर्म को वैल्यूएबल बना सकता हूं। तो कोई भी साधारण कर्म अगर आप प्यार और खुशी से करते हो तो वो वैल्यूएबल एक्शन हो जाता है। ऐसा मैंने जीवन में बहुत बार करके देखा है। खुशी, आनंद, और लोग सब खुशी और प्यार के भूखे हैं आजकल, और वो आपको छोटे छोटे कार्य करने में फ्री में मिलती है, दुआएं फ्री में मिलती हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम बड़े इजी होते हैं। लेकिन क्योंकि कोई करना नहीं चाहता और हमेशा के लिए जरूरत होती है, तो जैसे ही आप छोटे काम करेंगे लोगों की बहुत बहुत आपको दुआएं, प्यार और उनकी एप्रिसिएशन हमको मिलती है। तो मैंने जीवन में देखा कि आप अंडर द रडार ग्रो होते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। अचानक ही आप निकल कर आते हैं और सारी दुनिया आपको देखती रह जाती है। तो वो है एक गुप्त रहस्य हम कहेंगे, पर ये गुप्त नहीं है, जिसको हम कहेंगे ओपन सीक्रेट है, कि आप छोटे छोटे कर्म करके बहुत खुशी, प्यार का आनंद ले सकते हो लाइफ में। अभी मैं छोटे छोटे कार्य की बात कहूं, कई बार हमको फायदा क्या मिलेगा, कई बार फायदा बड़े अजीब तरीके से हमको मिलता है। मैं छोटा था, मैं स्कूल में अपनी क्लास का मॉनिटर था, तो एक लड़के को देखता था उदास रहता था। मैं एक दिन उससे पूछा कि आप उदास क्यों रहते हो। कहता है मैं बहुत गरीब हूं और मेरे को मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो मेरे को चिंता लगी हुई है कि मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको कहा आज क्लास के बाद मैं तेरे को पढ़ाने आऊंगा। बस स्कूल के बाद मैं उसके घर पर जाकर उसको पढ़ाने लगा। मुझे आज भी उस माँ की आंखें याद हैं जिसमें इतना प्यार भरा हुआ था मेरे लिए। कहती है लोग गरीबों के पास भी नहीं जाते हैं और आप मेरे बेटे को आकर पढ़ा रहे हो। कितनी इसकी दुआएं मिलती थी, कई बार खाना बनाकर खिलाती थी, मेरे को कितना अच्छा लगता था, बड़ा मेरे को मजा आता था, प्यार आता था। पर देखो उस समय तो मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट क्या मिला उस अच्छे कर्म का, कि मेरे को खुशी मिलती थी, प्यार मिलती थी, दुआएं मिलती थी। लेकिन आगे जाकर उसका फायदा क्या मिला, उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो गया। अच्छा होने के कारण मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। तो जब मैं प्री इंजीनियरिंग किया तो इतने दूसरे सब्जेक्ट इतने मेरे स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स के कारण मेरा ग्रेड अच्छा आ गया और मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। तो मैं वो क्रेडिट इंजीनियर बनने का उस गरीब बच्चे को दे सकता हूं जिसको मैंने पढ़ाया। तो देखो कैसे हमको अच्छाई का फल मिलता है, पर कितने सालों के बाद मिला। तो हमको डरना नहीं चाहिए अच्छे कर्म करने से। कब कहां क्या मिलेगा आपको। देखो मेरे को छोटी छोटी बातें मैंने देखा, जब आप अपना हिस्सा दूसरे को देते हो,
आपको बड़ा मजा आता है। अगर आप अपनी टर्न दूसरों को दे देते हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर की भी अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक बार मेरे को थोड़ा पॉकेट मनी मिला, तो मेरे को दिल हुआ मैं एप्पल खाता हूँ, क्योंकि एप्पल का मेरे को अच्छा लगता था। लोग खाते थे, अमीर लोग खाते थे, है ना। अर्ली डेज में एप्पल्स अमीर लोगों का फल था, ज्यादा ऑर्डिनरी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मेरे को लगा, मैंने एक एप्पल खरीदा, मैं खाने लगा। अचानक मेरे को अपने तीनों भाइयों की याद आ गई। मेरे को लगा उनको भी तो एप्पल नहीं मिलता है, तो मैंने वो एप्पल खाया नहीं, घर ले आया। मैंने तीनों भाइयों को बुलाया और सब ने हमने मिलकर काट कर चौथाई एप्पल सभी ने खाया। उसके बाद हमको इतना मजा आया, इतने हम खुश थे, और हमने उस दिन बड़ा खेले कूदे। तो मेरे को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई, अगर वो एप्पल मैंने अकेले में खाया होता, उसका मजा नहीं आता जितना चौथाई एप्पल खाने का आया। बांटकर खाने का जो मजा है, अकेले खाने का नहीं है। तो देखो, ये मेरे को अपने जीवन का अनुभव हुआ। छोटे थे, मैं 14-15 साल की बात कर रहा हूं, जब मैं 14-15 साल का था। तो वो देखो अनुभव मेरे को आज तक नहीं भूलता है। और फिर क्या होता था कि आपको सबको ख्याल होगा कि 73, उस समय मैं बात करता हूँ 60s की, उस समय रेफ्रिजरेटर वगैरह तो होते नहीं थे। हम सब वेट करते थे कब खाना बनेगा, तो ताकि खाएंगे। भूख लगी होती थी, हम चक्कर लगाते रहते थे रसोई का, तो बना बना नहीं बना, 10 मिनट और लगेंगे, ओहो इतनी भूख लगी है ना, ऐसा नहीं होता था। और फिर पहले कौन खाए, तो उसके ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमने सभी ने अपना दिन बांटे कि आज ये खाएगा, कल वो खाएगा, परसों वो खाएगा पहले। तो मैं क्या देखता था, जिस दिन मेरी टर्न होती थी पहले खाने की, मेरे छोटे भाई रोने लग जाते थे भूख के मारे। तो मैं क्या करूं, तो मैं उनको अपनी टर्न दे देता था। अगले दिन फिर टर्न आती, फिर कोई दूसरा रोने लग जाता था, फिर उसको दे देता था, तीसरे को। तो मैंने देखा, अगर हमेशा ही, क्योंकि मेरे से किसी का रोना नहीं देखा जाता, सचमुच मैं अपना सब कुछ दे देता हूं, किसी को रोता को देखता हूं। तो फिर मेरे को लगा कि जब हमेशा ही ऐसा होता है, मैंने अपने आप को समझाया, राम प्रकाश तेरे से पहले खाया नहीं जाएगा कि किसी के आंसू आ रहे हैं तू खाना खा रहा है, ऐसा पॉसिबल होएगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है ना, मैं अपना शुरू से ही अपना सिस्टम बना लूं कि एंड में ही खाना है मेरे को। तो मैं खाना एंड में खाने लगा। भूख मेरे को भी लगी होती थी, कुएं में जो चूहे मेरे भी पेट में भी कूद रहे होते थे, लेकिन फिर मैं अपने आप को मनाने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए मैं बाहर निकल जाता था, गीत गाता था, पढ़ने लग जाता था, किसी ना किसी तरीके से मेरा ध्यान बढ़ जाए। तो ऐसा मैं करता रहता था। और फिर मैं क्या नोट किया कि जब मैं एंड में खाता था, तो मेरी माँ एंड में खिलाने के बाद खुद रोटी बना के खाती थी। वो थोड़ी सूखी हो जाती थी, माना थोड़ी ठंडी हो जाती थी, तो उनके दांतों को तेरी तकलीफ थी। तो मैंने माँ को कहा, अच्छा मेरे को ना पीढ़ियाँ बना देना। पीढ़ी मेरे को नहीं बनानी आती, क्योंकि हाथ पर लग जाता है ना, समझ तो होती नहीं छोटे को। फिर तेरे को मैं रोटी बना के खिलाऊंगा। कहते तुम तो कभी बनाई नहीं। मैं क्या, मैं बना लूँगा, कोई हर्जा नहीं है। मैं देखता हूँ ऐसे ही तो बेलन करना होता है, बाकी गोल ना बने, चाहे इंडिया का नक्शा बने, कैसा बने, पर रोटी तो रोटी है। तो मैं उसको खिलाता था। तो मुझे याद है कितनी मेरे को मेरे माँ का प्यार मिलता था। और देखो, अभी वो यंग एज की बात है, लेकिन जब मैं अमेरिका आ रहा था, तब मैं 25 वर्ष का था। तो मेरी माँ जब विदाई देते हुए, देखो पानी आंखें भर आती हैं, तो वो क्या बोलती है, अब मेरे को रोटी बनाकर कौन खिलाएगा। देखो, उसको याद था तब तक का। हम कहते हैं ना, छोटे छोटे आप कर्म किसी के प्रति करते हो, उसको उम्र भर याद रहते हैं। तो वो उम्र भर आपको समय प्रति समय किसी से मिलेंगे, वो करेंगे। मेरे को ये खाना बना के खिलाता था, है कि नहीं। तो कितना सदा के लिए आपको दुआएं, आप दुआओं के पात्र बन जाते हो। ऐसा मैंने जीवन में नोट किया। तो हमारा अमेरिका में भी मैं ऐसे ही करता रहता था। जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसके पास आया, तब भी मेरे को यही होता था कि छोटे छोटे काम करेंगे ना। मुझे लगता था जैसे बड़ा प्रोग्राम होता है,
सभी लोग खा पी कर चले जाते हैं, फिर खूब बर्तनों का ढेर लगता था। वो छोटी छोटी कन्याएं बेचारी फिर बर्तन साफ करती थी। तो मेरे को होता था, तरस आता है ना कि बेचारी छोटी छोटी कन्याएं इतने बड़े बड़े बर्तन साफ कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैं भी बर्तन साफ करूंगा। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप तो इंजीनियर हो, आप ये काम थोड़े करेंगे, दूसरे करेंगे। तो मैं कहता इंजीनियरिंग का इसके साथ क्या संबंध है, हम घर पर हैं तो बर्तन तो। पर मेरे को मजा क्या आता था, मेरे को जब मैं ज्ञान में आया, 40 वर्ष मेरे को हो गए हैं, इंजीनियरिंग करते ही मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुट गया था और मैं बहुत समय तक उनके साथ रहा, उनकी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ देखी। उससे प्रभावित होकर मैंने लेसन लेने शुरू किए और मेरे को कहीं ना कहीं ये कर्म योग की बात बहुत अच्छी लगी कि अंडरस्टैंडिंग हुई कि आत्मा में माइंड है, इंटेलेक्ट है, फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, माना संस्कार हैं। तो जो संस्कार होते हैं उसी से हमारे थॉट्स आते हैं और थॉट्स को स्क्रीन करने के लिए हमारी बुद्धि मिली हुई है। और जब हम डिसाइड करते हैं तो हम कर्म करते हैं और जो कर्म करते हैं उसका इम्प्रेशन आत्मा पर बैठता है संस्कार के रूप में। हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है, हमारा जो दृष्टिकोण ऐसा बनता है, हमारी नेचर बन जाती है। और वही नेचर, वही संस्कार जब कोई परिस्थिति आती है तो वो उजागर होते हैं। तो ऐसा मेरे को लगता था। तो जब मैं सुनता था योग करेंगे तो आप पावन बन जाएंगे, तो मेरे को ये समझ नहीं आती थी। तो मैंने क्या अंडरस्टैंड किया कि कर्म योग का मतलब कर्म के बीच में योग की शक्ति डालना। और योग की शक्ति क्या है, जब हम योग परमात्मा से लगाते हैं, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ। कनेक्शन कैसा, वो वायरलेस है। तो वायरलेस का कनेक्शन कैसे होता है, जब फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। When I am in tune with God। अभी हम कहते हैं परमात्मा मेरा माता पिता है, कहते हैं ना, पक्का है। परमात्मा परम प्लस आत्मा परमात्मा है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे शरीर के माँ बाप हैं, उसका मैं डीएनए कैरी करता हूं कि नहीं, मेरा डीएनए मेरे माँ बाप की तरह है ना, मेरे जीन्स माँ बाप के जीन्स है ना मेरे में। तो अगर मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं तो मैं आत्मा होने के नाते भगवान के जीन्स अपने में देखता हूं, भगवान का डीएनए मेरे में है। तो अगर परमात्मा प्यार का सागर है तो मेरा डीएनए क्या हुआ, हम भी प्रेम स्वरूप स्नेह स्वरूप हैं कि नहीं है। परमात्मा शांति का सागर है, मेरे में भी शांति है। तो आप अपनी ओरिजिनल नेचर देखेंगे, शांति वाली, प्यार वाली, खुशी वाली है। तो ऐसा मेरे को अंदर में अनुभव होता था। तो जब मैं सोल कॉन्शियस हूं तो मेरे को अवेयरनेस होती है कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। तो रिलेशंस के थ्रू आई एम इन ट्यून विद गॉड। और कैसे पता चलता है, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो म्यूजिक आना शुरू हो जाता है, ट्रांसमीटर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही व्हेन आई एम इन ट्यून विद गॉड, आई स्टार्ट टू एक्सपीरियंस लव, आई स्टार्ट टू एक्सपीरियंस जॉय, आई स्टार्ट टू एक्सपीरियंस पीस, ब्लिस। आपको पता भी नहीं चलेगा पर आपको अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है, आप भगवान को याद करेंगे, आप बड़े हल्के महसूस करते हैं, बड़ा प्यार सा फील होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, कारण कुछ नहीं पता होता। वास्तव में अननोइंगली यू आर इन ट्यून विद गॉड। आपका योग परमात्मा के साथ लगा हुआ है, आपको एहसास भी नहीं है उसका। तो मेरे को वही समझ हुई कि जब मैं योग लगाता हूं तो मेरे को परमात्मा का प्यार, परमात्मा की खुशी, परमात्मा का आनंद मिलता है। और वो जब मैं कर्मों के बीच में डालता हूं, और कर्म के लिए चाहिए आत्मा और शरीर। तो शरीर है प्रकृति की देन, क्रिएशन, और आत्मा परमात्मा की संतान है। तो कर्मों के द्वारा परमात्मा की शक्ति प्रकृति में जाती है, नहीं तो प्रकृति निर्जीव है। इट इज इन स्टेट ऑफ इनर्शिया।
जो जैसी है वो पड़ी रहेगी, उसमें जान नहीं है। लेकिन जब आत्मा की शक्ति, आत्मा के कर्मों द्वारा प्रकृति में वो चेन रिएक्शन होता है, प्रकृति के आत्मा के थ्रू जब बॉडी काम करती है, बॉडी के थ्रू आत्मा काम करती है, तो प्रकृति को ताकत मिलती है, प्रकृति में जान आती है। तो मेरा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा मेरे को अंदर में अनुभव होता था कि जैसे परमात्मा की शक्ति कर्मों के थ्रू प्रकृति में जा रही है। तो जब मेरे अच्छे कर्म है, प्रकृति को ताकत मिल रही है, तो द नेचर इज इन द ऑर्डर। लेकिन जब मेरे कर्म विकर्म बन जाते हैं, प्रकृति में ताकत नहीं आती है, बल्कि उसका वो डैमेज होती रहती है। इस कारण से वो डिसऑर्डर में आ जाती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज। लेकिन वास्तव में प्रकृति नेचुरल क्लैमिटीज नहीं लेकर आती, लेकिन ताकत नहीं है उसमें। अभी जैसे मुख है, मेरा मुख सिर्फ क्या है, हवाई तो है और स्पेस है उसके बीच में, और होंठ हिलते हैं, फिजिकल है। अब इसी मुख से अगर मैं किसी से प्यार से बातें करता हूं, किसी को खुशी दिलाता हूं, किसी को उमंग उत्साह में लेता आता हूं, तो मेरा मुख कितना खुश होता है कि तूने मेरे द्वारा अच्छा काम किया। और वही मुख अगर मैं उससे गाली देता हूं, मुख कर कुछ नहीं सकता, लेकिन उसको दुख होता है कि तूने मेरे को यूज करके ये गलत काम किया है, प्रकृति को डैमेज किया है। ऐसा मेरे को अंदर में अनुभव होता था। तो उस हिसाब से मेरा लाइफ चलता था। तो मेरे को अंदर में होता रहता था, ये शरीर है, अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो। तो मैं जब काम करता था, मेरे को लगता था मैं प्रकृति से खेल रहा हूँ, खेल पाल कर रहा हूँ। तो जब मैं बर्तन धोता था, तो देखो मेरे को क्या फील होता था, मेरे को लगता था कि मैं पानी से खेल रहा हूँ, क्योंकि पानी ऊपर से टैप में से आता है, कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फिर आप उस साफ करने की कोशिश करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? तो मेरे को लगता था जब मैं बर्तन साफ कर रहा हूं तो मैं पानी से खेल रहा हूं, और जब मैं बर्तनों को मांजता था मेरे को लगता था मैं बर्तनों की मालिश कर रहा हूं। मालिश तो होती है। और जब बर्तन धुलकर साफ हो जाते थे, चमक उठते थे, लगता था बर्तन बड़े खुश होकर मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, कहते देखो आपने, हम गंदे पड़े हुए थे, आपने मेरे को साफ कर दिया, थैंक यू सो मच, अभी मैं अच्छे बर्तनों में जाके बैठूंगा। देखो बर्तनों को भी ऐसा, तो मेरे को बड़ा मजा आता था, बर्तनों को देखते हुए खुशी होती थी, चमक रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसा मेरे को एहसास होता था। तो मैं देखता था, मैं बर्तन साफ करता, गीत गाता था या कुछ ना कुछ करता रहता था। एक बार मैं विदेश की बात है कि एक बार मैं खूब बर्तन साफ कर रहा हूं, तो मैं बड़ा मजे ले रहा हूं, अचानक देखा 4-5 बहनें आके पीछे खड़ी होकर बर्तन वो पोंछने लगी। तो मैंने उनको कहा, अरे ये तो मेरी ड्यूटी थी, आप कैसे आ गए? वो कहते हैं हमने आपको बड़े खुश देखा, हमारे को भी इच्छा हुई खुश होने की, तो हम आपके नजदीक आ गए। अभी खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन पोंछना शुरू कर दिया। तो देखो उससे मेरे को एहसास हुआ, जब हम कोई भी कार्य खुशी से करते हैं, ऑपरेशन आपको मिलती है। तो देखो ये मेरा अनुभव हो गया ना। अभी एक बार क्या हुआ, मेरा मूड ठीक नहीं था, थोड़ा सा क्रोध था किसी बात का, अभी ख्याल नहीं है क्या बात थी। तो उस दिन नीचा किया हो, बैटरी तो कम नहीं हो गई है इसकी, तो माइक्रोफोन भी थक सकता है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक ही होगा, ठीक है। हेलो, हाँ। तो अभी एक दिन जब मेरे को मूड ऑफ है और मैं थोड़ा सा बर्तन साफ कर रहा हूँ, सिर झुका हुआ है, तो उस दिन वो लोग आते हैं, कहते हैं राम हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड। और जब तक कि मैं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे सर उठता है ना जब मूड ठीक नहीं होता है, तो जब तक मेरा चेहरा उठे वो चले जाते थे। मैं कि आज कोई मेरे पास रुक ही नहीं रहा है, ये क्या कारण है? तो तब मेरे को पता चला, क्योंकि मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मैं थोड़ा क्रोध में हूं। अभी क्रोध वाले के पास कौन आना चाहेगा? तो वो कहते हाय राम, इससे पहले कि मैं सर उठा भाग जाते थे।
तो तब मेरे को पता चला जब मूड अच्छा नहीं होता मेरे को मदद ही मिलेगी। अभी कहते हैं मूड का उनको कैसे मालूम पड़ता है? देखो बर्तनों की आवाज से मूड का पता चल जाता है। ठक 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 होते कि नहीं, जब पता चल जाता है दूसरों को। माना जो आप कर्म करते हो आपके मूड का कर्मों से पता चल जाता है। आप दरवाजा बंद करके जाएंगे, लोगों के आपके मूड का पता चल जाएगा कैसे आपने दरवाजा बंद किया, दरवाजे की आवाज से। होता है कि नहीं? आप जमीन पर चलते हो, आपकी कदमों की आहट से लोगों को पता चल जाएगा कि आपका मूड कैसा है। किस दिन होता है धम धम धम, जब चलता है कहते भी आज संभल के रहो, आज मूड ठीक नहीं है। होए कि नहीं? तो माना जो हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, हमारे मन की स्थिति, हमारा एटीट्यूड, हमारी फीलिंग्स, वो पृथ्वी में गई, बर्तनों में गई, दरवाजे में गई, हवा में गई कि नहीं? पांचों तत्वों में वो पूरी यूनिवर्स में वास्तव में जाते हैं, जिसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। कहते हैं अगर एक बटरफ्लाई अपने पंख हिलाती है उसका इफेक्ट सारी यूनिवर्स में जाता है। बहुत दूर तक डिस्टेंस के हिसाब से कम होता जाता है, डिमिनिश्ड इफेक्ट होता है, पर उसका इफेक्ट एंड तक होता है। तो ऐसा मेरे को कर्मों के ऊपर था। अभी देखो इस कारण से मेरे को अनुभव कई तरह के हैं कि कैसे हमने प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्नति अब की। कि हम कहते गुस्से में नहीं होते हो, नहीं तो क्या होता है डेडलाइन मीट करने के लिए उसको कितनों को हम तंग करते हैं, कईयों को हम नीचे गिराते हैं, कईयों को हम दुख देते हैं कि ताकि डेडलाइन पूरी हो जाए। लेकिन डेडलाइन आप कभी भी किसी को डर से काम नहीं करवा सकते हो। इंस्पायर करेंगे या आप धक्का देके काम नहीं करवा सकते हैं। आप गधे को कितना भी धक्का लगाएंगे कितने तक वो जाएगा, लेकिन आप घोड़े को तैयार करेंगे तो घोड़ा अपने आप चलता है। तो कहने का मतलब यही था कि प्यार से सहलाएंगे, प्यार से आप काम करवाएंगे तो लोग आपका कार्य भी करते रहेंगे और आपकी प्रमोशन भी होती रहती है। अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं उसके बारे में। वो दो टावर थे, दोनों 110 स्टोरी के थे, ट्विन टावर, और मैं 64th फ्लोर पर काम करता था। तो जब पहले प्लेन टकराया तो पहला तो ये हुआ, क्योंकि मैं चेयर पर बैठा था, एकदम चेयर इधर गई, फिर इधर 2-3 बार वो टावर हिला, 6-7 फुट इधर गया, फिर इधर गया करता, 2-3 बार खड़ा हो गया। तो लगा अर्थक्वेक तो नहीं है, छोटा मोटा कोई प्लेन टकराया होगा, शायद हार्ट फेल हो गया होगा। तो फिर सोचा क्या करना चाहिए। लोग पूछने लगे राम व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। तो मैंने कहा अभी हमको ना इसको इवैक्यूएट करना चाहिए, तो हम चलते हैं। तो हमने सभी ने मिलकर चलना शुरू कर दिया, नीचे जाना शुरू कर दिया। अच्छा वो कहते हैं मेरे को यूज करो, सब यूज करना चाह, सब कह रहे हैं मेरे को भी यूज करो, मेरे को भी यूज करो। तो मैं काम बहुत कराता था अपने शरीर से। मेरी ना एवरेज नींद तकरीबन 4 घंटे की है रोज की। और देखो मैं कभी विटामिन वगैरह नहीं लेता हूँ, थकावट महसूस नहीं होती है। तो कैसे चलता है? खुशी की खुराक, प्यार की खुराक, सचमुच दुआओं की खुराक बड़ी काम आती है आपके। तो मेरा अंदर से होता था, मैं काम भी बहुत करता था, लेकिन मैं भी फिर मेरे को जब दुआएं मिलती थी मैं अपने शरीर को दुआएं देता था, उससे बड़ा प्यार करता था। रात को कहता थैंक यू आपने बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो जैसे घोड़े को सहलाते हैं ना, तो घोड़ा भी एकदम तैयार हो जाता है। तो लगता था जब मैं अपने ना घोड़े को सहलाता था, ये घोड़ा भी एकदम तैयार हो जाता था, खुश हो जाता था, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे को बहुत कमर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द, उठा बैठा नहीं जा रहा था। तो कोई मेरे पास आया, कहते हैं राम प्रकाश आपका क्या हाल है? मैंने कहा मेरा तो हाल ठीक है, लेकिन मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, बहुत तंग कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, मैं उठ बैठ नहीं सकता, कितनी देखो कमर मेरे को तंग कर रही है। ऐसा मैं बोल रहा था। अचानक मेरे को लगा कि मेरी कमर मेरे से बात करने लगी। कहती है 50 वर्ष तक तेरा बोझा मैंने अपने ऊपर लिया, मैंने तो कभी कंप्लेंट नहीं की, तूने मेरा ध्यान भी नहीं रखा,
चेहरे का ध्यान रखते हो, कपड़ों का आगे के आगे ध्यान रखते हो, पीछे का के भी ध्यान रखा? तूने तो कभी मेरे को पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की। और आज मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, आप सारी दुनिया को बता रहे हो कि मैं कितनी बुरी हूं, हाउ टेरिबल आई है। तो बस मेरा एकदम हाथ पीछे गया, मैं अपनी कमर को फैलाने लगा। मैं कहा सॉरी सॉरी, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो ऐसे प्यार करते सहलाते सहलाते, पर वंडर क्या हुआ, मेरी कमर का दर्द ही गायब हो गया। ये सच्ची बातें मैं बता रहा हूं आपको। तो तब से मेरे को लगा, अरे जो दर्द आया था मेरे को उसने बताया कि तेरे कमर को प्यार की जरूरत है, जाकर प्यार दो, और मैं दर्द को कोस रहा हूं। तो तब से मेरे को लगा, देखो सारी दुनिया दर्द को कोसती है, भगवान मेरे को प्यार देता है, दर्द बेचारे को भी तो प्यार दो। वो सिर्फ संदेश ही तो लेकर आता है कि कमर की दर्द है, अपने घुटने को प्यार करो तो घुटना दर्द करता है। तो मैं दर्द को कोसता हूँ। उस दिन से मैंने अपने दर्द से भी प्यार करना शुरू कर दिया। मैं क्या, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो मैंने देखा दर्द बेचारा भी प्यार से इतना विभोर हो जाता है, वो भी मीठा मीठा हो जाता है, हल्का हो जाता है। देखो ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैं बताता हूँ, मेरे को आर्थोस्कोपिक सर्जरी हुई थी, घुटने का ऑपरेशन हुआ था। तो एक हफ्ते में ही मैं को बस अपने आप को घुटने को प्यार करता रहता था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरे को लगता था दर्द ही नहीं होता जैसे। और एक हफ्ते के बाद ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे को लगता था घुटना इतना मेरे से प्यार करता है। कहते मुझे पता है तेरे को बहुत काम करने हैं, चलो चलो तुम काम करो, मैं थोड़ा चलूंगा, लंगड़ाता हुआ चलूंगा, पर चलूंगा आपके साथ। तो मैं लंगड़ाता हुआ भी काम करता रहता था। तो लोग मेरे को पूछते थे, राम प्रकाश तेरे घुटने का क्या हाल है? तो मैं कहता घुटना अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करता हूं, हम एक दिन दखल नहीं देते हैं, हमारी दोस्ती है। तो ऐसा मेरे को चलता रहता था। लेकिन मेरे को 15-20 मिनट के बाद बैठना या लेटना पड़ता था, क्योंकि हील हो रहा था। तो क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 15-20 मिनट के बाद मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया। तो अभी मैं सोचूं क्या करूं, बैठ नहीं सकते हैं, लेटने की तो बात ही नहीं है, खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे सोच में पड़ा था। बस वो आदत पड़ी थी अपने घुटने को प्यार करने की। बस मेरा हाथ वहां गया तो मैं अपने घुटने को प्यार करने लगा। आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता है थोड़ी तकलीफ है, थके हुए हो, चला थोड़ी और हिम्मत करो, फिर हम इकट्ठे जाके आराम करेंगे। जैसे कि बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे तो समझाते हैं ना माँ अपने बाप, ऐसे समझाते हैं ना, चलो थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, बहुत प्यार से। तो मैं ऐसा करता रहा। देखो वहां भी वंडर क्या हुआ, थोड़ी समय के बाद मेरे घुटने का दर्द भी गायब हो गया। उसके बाद मैं उन घुटनों पर 3 घंटे चला, आज तक भी नहीं कर पाता हूं। पर तब क्या हुआ, अच्छे भले लोगों के घुटने जवाब देने लगे, लेकिन मेरे घुटने ने चू नहीं की। वो कहने लगे अभी रुको रुको, हमारे में भी बड़े घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे से बिल्कुल गिव अप हो रहे हैं। पर सचमुच मेरे को कुछ नहीं हुआ। तब मेरे को एहसास हुआ, अपने शरीर से प्यार करना, अपने दर्द को प्यार करना, अपने आप को प्यार करना। मैंने नोट क्या किया है, हम अपने आप पर बहुत कठोर हैं। हम कहते हैं दूसरे हमारे पर कठोर हैं, पर अपने आप दिल से पूछ कर देखो, आप अपने आप से कितने कठोर हो। छोटी सी भूल हो जाती है, कितना अपने आप को आप सजा देते हो या ग्लानि फील करते हो। फायदा कुछ मिलता है? और ही डाउन होते हैं। तो मेरे को होता है, गलती भी हो जाए अपने आप को माफ कर देना, मैं उसको एक अच्छा कर्म मानता हूं। प्यार से अपने आप को चेंज कर लेना, और जिसको कुछ डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, उसको सॉरी बोलकर, है ना, उसको आगे जैसे 10 का नुकसान हुआ, 12-15 कर दो उसका। पॉजिटिव, गिव पॉजिटिव ट्विस्ट टू एनी नेगेटिव थॉट्स यू हैव। तो आप देखेंगे वो भी अच्छा काम है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना अच्छा काम है। तो मेरे को इस तरह का अंदर में चलता रहता था कि मदद करते रहो करते रहो। आजकल हर किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन मदद करने का तरीका चाहिए, शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शो करेंगे तो कोई लेगा नहीं आपसे। बड़ा इनडायरेक्ट वे में लोगों की मदद करनी होती है। तो ऐसा मैंने जीवन में देखा। तो क्या हुआ, 2009 में सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ हो गई, 7 बिलियन।
उसी समय हमारा एक फेमस मैगजीन है, उसका नाम है टाइम, उसमें एक कवर स्टोरी आया था। उस स्टोरी में क्या था, वो कहते हैं हैप्पीनेस इज कंटेजियस, कि जैसे फ्लू की बीमारी एक से अनेकों को लग जाती है, ऐसे ही खुशी भी एक से अनेकों को मिल जाती है। तो वो एग्जाम्पल देते थे। उन्होंने करीब 40,000 लोगों के ऊपर 25 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी कि जब एक आदमी खुश होता है, उसको देखकर 4-5 उसके नज़दीक के खुश हो जाते हैं, फिर उनको 4-5 को खुश देखकर उनको जानने वाले 20-30 खुश हो जाते हैं, उन 20 को खुश देखकर 100-150 खुश हो जाते हैं, उनको आगे खुश देखकर बहुत से लोग खुश हो जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला, तो ध्यान में आया ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात है, जैसे कीटाणु एक से लाखों बनते हैं, ऐसे एक बीज होता है, उसके लाखों बीज बच जाते हैं, एक कीटाणु लाखों बन जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी होती है, 1-2 से टकराते हैं कीटाणु, तो 1-2 से एटम टकराते हैं, टकराते इतने तेज स्पीड से टकराते हैं, फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं और थोड़ा सा पोर्शन वो न्यूक्लियर एनर्जी में बदल जाता है, एटॉमिक एनर्जी में। जिन्होंने भी थोड़ा साइंस पढ़ा होगा, आइंस्टाइन का नाम सुना है ना, उसका फार्मूला था ना, E=, किसको पता है बोलो, E=mc²। माना इतने का लाखों करोड़ों गुना एनर्जी क्रिएट होती है। तो ऐसा लगा हमको कि अगर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हो सकती हैं, तो क्या स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं हो सकती। पर वो आइडिया जो खुशी का था। अभी देखो, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने किसी को 50 दे दिए, आपके पास कितने बचे? 50। लेकिन अगर आपके पास 100 यूनिट खुशी के हैं, हैप्पीनेस के हैं, और आपने किसी को दुखी देखा, आपने अपना समय निकालकर उसका दुख दूर कर दिया, मदद कर दी और आपने उसको खुशी दे दी। माना आपने 50 यूनिट खुशी के उसको दे दिए, आपके पास 100 थे, 50 दे दिए, आपके पास कितने बचे? हाँ, कौन कहेगा 50? मैथमेटिक्स क्या कहता है? 50, राइट। पर ये तो रिवर्स हो गया, 150 है ना, 200, 300, ऐसा होता है कि नहीं, मल्टीप्लाई होता है ना। अब ये कोई ये थ्योरी है या फैक्ट है? कहने की बातें कि ये सच्चाई है, हर किसी को अनुभव है ना इस चीज का। जब हम किसी को खुशी देते हैं, हमारी खुशी बढ़ती है। अब देखो ये प्रोसेस को आप देखो, एक ने दूसरे को खुशी दी, देने वाले की खुशी बढ़ गई, लेने वाले को इंस्पिरेशन मिली, फिर वो भी किसी और को खुशी देगा, तो देते हैं तो उनकी खुशी बढ़ गई। तो देने वाले की खुशी बढ़ती जाती है, लेने वाला आगे देकर खुशी को बढ़ाता रहता है, खुशी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऐसे काम करती हैं, तो क्या खुशी, प्यार, अच्छाई बढ़ते 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 इतनी इनॉर्मस हो जाए, सारी दुनिया में खुशी का धमाका हो जाए, प्यार का धमाका हो जाए, माना एक्सप्लोजन हो जाए। अभी देखो, पानी की लहरें होती हैं, बड़ी धीमी धीमी होती हैं, लेकिन लहरें बढ़ती बढ़ती वेव बन जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, उससे भी ऊंची जाते 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 इतनी ऊंची चली जाती हैं, तो कहते हैं सुनामी आ गई। आती है ना सुनामी, कितने लोग उसमें डूब जाते हैं, डूबते हैं ना। क्या ये पॉसिबल है कि अच्छाई, प्यार, खुशी, उसकी लहरें बढ़ती बढ़ती धीरे 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 ग्रास रूट लेवल से शुरू होते होते बढ़ते बढ़ते इतनी वेव्स क्रिएट हो जाएं, और वेव भी इतनी ऊंची हो जाएं कि वो सुनामी का रूप लेकर सारी दुनिया को प्यार और खुशी में डुबो दे। देखो, कहते हैं ना, मैं खुशी में डूबा हुआ हूं, बोलते कि नहीं? खुशी में डूबना अच्छा लगता है, या मैं प्यार में डूबी हुई हूं, है ना, बोलते हैं आप कि मैं प्यार में डूबी हुई हूं। प्यार में डूबना अच्छा लगता है, खुशी में डूबना अच्छा लगता है ना। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है हम सारी दुनिया को प्यार और खुशी में डुबो दें?
जैसे कहते हैं दुनिया जलमय हो गई, पृथ्वी जलमय हो गई, कहते हैं ना, तो क्या ये नहीं हो सकता कि पृथ्वी सुखमय हो गई, स्नेहमय हो गई? तो हम सारी दुनिया में वो सुनामी ला सकते हैं। इसी अभियान, इसी फैक्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से ये जो शुरू हुआ कि जैसे हमको क्रिटिकल मास चाहिए चेन रिएक्शन के लिए। एटॉमिक एनर्जी का चेन रिएक्शन कब होता है? एक क्रिटिकल मास पहुंचता है, जैसे प्रेशर कुकर में स्टीम बढ़ती जाती है, फिर एकदम एक्सप्लोड होता है। तो ऐसे ही जब एक क्रिटिकल मास पहुंच जाता है उस एनर्जी का, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होता है, फिर एक्सप्लोजन होता है। तो वैसे ही चेन रिएक्शन कब शुरू होगा? तो ख्याल आया कि सारे वर्ल्ड की 700 करोड़ पॉपुलेशन है, 7 अरब। अगर हम सब मिलकर, हर कोई नहीं करेगा, अगर हम सब मिलकर 700 करोड़ अच्छे कर्म कर लें तो हो सकता है उससे सारे वर्ल्ड में अच्छाई और खुशी का चेन रिएक्शन शुरू होकर सारे वर्ल्ड में परिवर्तन हो जाए। तो उसी के हिसाब से हमने ये पहले यंग लोगों ने अमेरिका में शुरू किया। वो एक्सपेरिमेंट करते थे, जब वो अच्छा काम करते थे तो उससे उनको खुशी मिलती थी, फिर वो एक दूसरे से शेयर करते थे और उनको अनुभव होता था अच्छे काम करने से उनको बड़ा मजा आता है। फिर वो हमने जगह जगह पायलट प्रोग्राम्स किए। हम क्रिश्चियन के पास गए, जूइश लोगों के पास गए, मुस्लिम लोगों के पास गए, हर वर्ग वालों के पास गए, गरीबों के पास गए, स्कूल कॉलेज में गए। तो हमको क्या पता चलता था? वो कहते हैं हमारी मान्यताएं डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अच्छे कर्म करना इसमें ये यूनिवर्सल है, हम सब इसमें भाग ले सकते हैं। तो पहले अमेरिका में शुरू हुआ, अभी पिछले 4-5 महीनों से इंडिया में बहुत धूमधाम से चल रहा है। मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैंने पिछले खुद अकेले ने, मेरे को होता है कि जब तक आप खुद नहीं कर सकते हो आप दूसरों को कह नहीं सकते हो कि ये पॉसिबल है। तो अपने आप पर भी एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ कि ब्रेकिंग आउट ऑफ द लिमिट्स, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड योर कैपेसिटी, फिर उसका मजा देखो। तो उसी आधार से ये जो हमने फिर एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो हम दिखाएंगे, इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है, मेरे को भी, मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन भी करता रहूँगा क्योंकि इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में है वो। और सच्चाई क्या है, स्पिरिचुअल ट्रुथ, वो ये है कि हम अंदर से वास्तव में सभी अच्छे हैं। अच्छा, तो कहते हैं उसका मिशन क्या है कि हम सभी मिलकर सारे वर्ल्ड में ग्लोबल कल्चर क्रिएट करें अच्छाई का। उसके लिए 700 करोड़ आत्माएं हैं सारे वर्ल्ड की, तो 700 करोड़ अच्छे कर्म हम करेंगे तो चेन रिएक्शन शुरू होगा। अच्छाई शुरू होती है मेरे से। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म एक बीज है जिससे अच्छाई का वृक्ष ग्रो होता है। अच्छा कर्म है एक दो की मदद करना। अच्छा कर्म है एक दो की देखभाल करना। अच्छा कर्म है किसी को कुछ ऑफर करना। अच्छा कर्म है अपने पास्ट को लेट गो करके अपने आप को फ्री कर देना, लेट गो करना। अच्छा कर्म है गिरे हुए को उठाना, ऊंचा उठाना। किसी दुश्मन को भी प्यार देना। देखो बिल्ली कितने मजे से सोई हुई है। अच्छाई शुरू कहाँ से होती है, कहाँ से पैदा होती है? अच्छाई हमारे दिलों में पैदा होती है। अच्छाई हमारे मन में पैदा होती है। अच्छाई मेरी सच्ची मन की स्थिति है।
और हम उस अच्छाई को अपने में धारण करते हैं और हम दूसरों में भी वो अच्छाई देखते हैं। और किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं या वेव थॉट्स होते हैं, उसको हम दया में बदल देते हैं। किसी को चिंता होती है तो उनको सहारा और शांति देते हैं। अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म हम हाथों से कर सकते हैं, मुख से मधुर शब्द बोलकर कर सकते हैं, कानों से किसी का दुख दर्द धीरज से सुनते हैं, आंखों से अच्छाई को देखते हैं, मन में दूसरों के प्रति दया भावना होती है और हमारी वृत्ति में शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं होती हैं। और सबसे अच्छा काम है महसूस करना कि मैं वास्तव में अच्छा हूँ। ये सबसे अच्छा काम है। और अच्छे कर्म की तरंगें जो रिपल इफेक्ट है सारी यूनिवर्स में जाता है और वो रिपल इफेक्ट बढ़ता बढ़ता सारे विश्व में केयर और कंपैशन का जो कल्चर है उसको बढ़ा सकता है, माना सुनामी ला सकता है। तो अच्छाई लौट कर आती है खुशियाँ लेकर। तो हम सब मिलकर अच्छे कर्म करें। और हमने वेबसाइट बनाई हुई है, हमने सारा अपलोड किया हुआ है मटेरियल। कहीं भी आप स्कूल कॉलेजेस में, अपने ऑफिसेज में, अपने घर में, पड़ोस में ये कार्य आप करवा सकते हैं। लोगों को प्रेरित कर सकते हैं अच्छे कर्म करके। खुद करो, उसका अनुभव करो और फिर दूसरों को कराओ। तो देखो उससे क्या ना आपके अच्छे कर्म इकट्ठे होते रहेंगे। देखो उस पर पानी गिरा, उसको गुस्सा नहीं आया, कहते हैं ये पानी पौधे को चाहिए, तो उसने पौधा नीचे रख दिया। कहता है वो सबकी वो मदद करता रहता है। देखो सिर हिलाने वाले सिर हिलाते हैं, है ना, होते हैं ना कहीं, ये क्या फालतू की बातें हैं। वो उसको पढ़ाई के लिए भीख मांग रहे हैं। कहते उसको क्या मिलता है रोज के अच्छे काम करने का? कहते मुझे पता था आप आएंगे, क्योंकि रोज आता है वो। कहते उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। वो अमीर नहीं बनेगा, वो फेमस नहीं बनेगा, वो टीवी पर नहीं आएगा, वो गुप्त है। वो लड़की स्टूडेंट बन गई है उसकी मदद से। अभी ये देखो इसके चेहरे की मुस्कुराहट, ये है सच्ची खुशी की मुस्कुराहट जो उस लड़के के चेहरे पर दिखाती है वो किसी के काम आ सका। ये है अच्छी जो रियल खुशी। देखो चेंज हो गया सब कुछ। उसको क्या मिलता है? उसको अंदर से अनुभूतियां होती हैं, उसको कर्मों की गहन गति की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको प्यार मिलता है, वो चारों तरफ खुशियां देखता है और उसको वो मिलता है जो धन नहीं खरीद सकता। कुत्ता दोस्त बन गया, पौधा हरा भरा हो गया, बच्ची में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी खुश है, वो सबको एक्स्ट्रा देती रहती है। पौधे पर तितलियां आ गई, माना उसने चारों तरफ छोटा सा सुखमय संसार क्रिएट कर लिया है। जैसे कहते हैं छोटी सी कैंडल चारों तरफ रोशनी कर लेती है, उसने भी कर लिया। ही हैज क्रिएटेड ए पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस। नहीं चलने दो, चलने दो, कुछ नहीं करो। तो ये वृक्ष गिरा हुआ है जमीन, वहां सड़क पर सभी हल्ला कर रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम
सर आपके लिए उस पार कार वहीं से सर आइए सर अच्छा चल चल अब देखो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरा रास्ता करेंगे, वो बच्चा क्या करे। चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। तो देखो कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा ना। क्या फील, देखो अब इसका देखो, उस बच्चे को कोई आइडिया था, उसको लगता था कि वो अपना अकेला वृक्ष उठा देगा। उसको क्या अंदर से था कि मैं अगर लगूंगा, मैं हिम्मत करूंगा तो भगवान मेरी मदद करेगा। कि उसने पढ़ा होगा ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना, खुदा कहते हैं ना हिम्मते, है ना। तो उससे अभी भगवान कैसे मदद करेगा, किसी के थ्रू ही करेगा ना। पर मेन बात है ये विश्वास होना कि हम लग जाएं, हम अपना 100% देगा तो सारी दुनिया में हम खुशी का, प्यार का सुनामी, खुशी के प्यार की एक्सप्लोजन ला सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये बना। तो आपको लगता है ना ऐसा पॉसिबल है। तो अभी देखो हम कहते हैं अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है। अच्छा कर्म जो आप, जितनी आपकी ड्यूटी है उससे आगे बढ़कर करें, जितनी आपकी ऑब्लिगेशन है। मना एन एक्ट ऑफ गुडनेस इज व्हाट आई डू अबव एंड बियॉन्ड माई ड्यूटी ऑब्लिगेशन। और 1 मिनट जरा रुकना, 1 मिनट है, 1 मिनट प्लीज, ये समझ लेना कॉन्सेप्ट, नहीं तो लोग पढ़ने में लग जाएंगे। नहीं आप नहीं, मत दो अभी। तो क्या है कि जितना हमारा जिम्मेदारी है उससे थोड़ा सा आगे करना। अभी देखो भारत में एक ट्रेडिशन है ना, जब 100 रुपया देना होता है तो वो 100 नहीं देते हैं, 101 देते हैं। वो कहते हैं 100 रुपया मेरा फर्ज है, 1 रुपया ये भगवान के नाम का, ये शुगन है। तो वो जो 1 रुपया है ना, वो सारा चेन रिएक्शन शुरू करता है, वो उसका हिस्सा बनता है सारी चेंज लाने का। तो ऐसे ही हमारा जितना ड्यूटी है, जितनी ऑब्लिगेशन है, उससे थोड़ा बढ़कर जो हम करते हैं ना, वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया ना, वही चेन रिएक्शन सारी दुनिया में लेके आएगा। तो देखो ये हमारा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती ना, अगर हम दिन में 3 अच्छे काम करें तो साल में कितने हो जाएंगे, 1095। तो हम कह सकते हैं कि 3 अच्छे कर्म हम रोज के करेंगे 1 साल के लिए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सचमुच जो पॉसिबल होता है खूब जोर से ताली बजाओ, सचमुच। लगता है ना पूरा जोर से, मजा नहीं आया पूरा, क्योंकि जो 1 साल तक के लिए ताली चाहिए। ये जो करेंगे 3 अच्छे कर्म, हाथ उठाओ सभी, हाथ एकदम। देखो भी फोटो निकालो सबका, वीडियो आप जल्दी जल्दी निकाल रहे हो ना टू लेट ना हो जाए, सभी हाथ हिलाते रहो भाई प्लीज, तो ताकि सबको देख लें, हम कह सकेंगे इतने लोगों ने प्लेज ली है। देखो बाहर वाले ना, उनका भी निकाल लो फोटो,
देखो वो भी रह ना जाए। हाँ, मेरे को हाथ दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको सबको लगता है ना अच्छे काम करेंगे, पक्का है खुश रहेंगे। तो देखो हम कई बार कहते हैं, एक दो चीजें मैं और बताना चाहता हूं फिर मैं खत्म करूंगा। ये जो अभियान है, ये अभियान ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाने वाला है। आप देखेंगे जितनी भी क्रांतियां आई हैं सारे वर्ल्ड में, हमेशा नीचे से शुरू होकर ऊपर गई हैं, ऊपर से नीचे नहीं आती है। तो हम बिल्कुल ऑर्डिनरी साधारण लोग जो डे टू डे लाइफ के, हम साधारण तो नहीं कहेंगे, साधारण माना जो नॉर्मल पीपल, जो तो उनसे शुरू होकर ये ऊपर जाएगा। और दूसरा है अच्छा कर्म जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए करना, अपने लिए भी अगर आप अच्छा कर्म करते हो वो अच्छा कर्म है। जैसे मैंने कहा कि अगर भूल हो जाती है अपने आप को माफ कर देना, क्योंकि आप देखेंगे आप ग्लानि करते हो कुछ फायदा होता है और ही डाउन हो जाते हैं। अब कई बार आप देखेंगे भूल या गलती कई बार डर के मारे हो जाती है, कई बार फैक्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, कई बार हमारे में हिम्मत नहीं होती है, हम अंडर प्रेशर होके भी गलत काम कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो कहें कि अपने आप को कहो सॉरी सॉरी, अच्छा नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। जैसे अपने आप को प्यार करते हो तो गलत काम हो जाए तो सॉरी भी बोल के कहो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे। तो प्यार करना अपने आप से नहीं छोड़ो। डोंट लेट गो ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। अपने आप को प्यार करना अच्छा कर्म है, अपने आप को रिस्पेक्ट देना अच्छा कर्म है, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना अच्छा कर्म है, अपने आप को शुद्ध आहार खिलाना अच्छा कर्म है। तो ऐसे अच्छे कर्म, और जब दूसरों से गलती हो जाए उसको भी अपने अनुभव के आधार से उनको भी माफ़ कर देना अच्छा काम है। किसी से हमारी अनबन हो जाती है, बोलने को दिल नहीं होता, आज सॉरी बोलकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, ये भी अच्छा काम है। तो ऐसे छोटे छोटे सभी अच्छे कर्म आप करेंगे ना, करेंगे तो एक बार फिर जोर से ताली बजा दो और वो एक बार फिर हाथ हिलाकर थैंक यू सो मच सो मच। तो अभी आप सभी पर्चे बांट सकते हैं, हमने ना प्लेज फॉर्म लिए हुए हैं तो वो सभी को आपको मिलेंगे। तो आप उसमें देखना, उसमें लिखा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं 3 रोज के अच्छे कर्म 1 साल के लिए करेंगे। कोई कहेंगे हम तो जीवन भर करेंगे, पर उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हम मैक्सिमम एक फॉर्म का ना 1095 कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार एक किसने लिख दिया फॉर्म पर मैं 7 बिलियन अकेला ही करूँगा, तो फिर तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच है कि मैक्सिमम 1000 करेंगे, तब भी कितने होते हैं 70 लाख पीपल हमको चाहिए। तो वो भी बहुत हमको जगह जगह जाकर पहुंचाना है। तो आप ये फॉर्म भरेंगे और आप उसमें देखा है नीचे थोड़े उदाहरण लिखे हैं अच्छे कर्म के, ये सिर्फ उदाहरण हैं, आप और भी अच्छे कर्म कर सकते हो। बच्चों के लिए और डिफरेंट अच्छे कर्म हो जाएंगे। जैसे टैप चल रही है, आप उसको बंद कर दो। लाइट ऑन हो रही है, वेस्ट हो रही है, उसको आप बंद कर दो। यहाँ कोई कागज पड़ा है, कोई गंदा पड़ा है, आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। देखो होता नहीं है, कई बार 10 जने उसको लांघ कर चले जाएंगे, लेकिन एक आदमी उठा के उसको डस्टबिन में डाल देता है। कहीं ना कहीं फर्क है ना सोचने में कि देखो ये गंदा लग रहा है तो मैं इसको ना साफ कर दूं। तो ये जिस चीज में हमको अंदर में कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होती है, जो काम हम नॉर्मली नहीं करते हैं वो अच्छा कर्म, उसके आधार से सबको भरना है। ओके। और नीचे का जो पोर्शन है उसके में आप अपना जो नाम पता वगैरह सारा लिखकर वो आप हमको देंगे। ऊपर वाला अपने पास रखेंगे, पीछे में थोड़ा लिखा भी कि अच्छे कर्म कैसे लौट कर आते हैं। पर ये सिर्फ थोड़े से उदाहरण दिए हैं, बहुत तरह के अच्छे काम हो सकते हैं। तो वो आप अपने आप से ढूंढ सकते हो उसमें, क्योंकि वो आपके पास ही है फॉर्म। हमको सिर्फ बॉटम वाला पोर्शन देना और नीचे जो बॉक्स बना हुआ है बिल्कुल बॉटम राइट में, वहां पर टोटल कर्म लिखने हैं। जैसे अगर साल में आप साल भर करेंगे 3 रोज के तो 1095 हो जाएंगे। पर अगर 1095 लिखो वो, या 1000 लिखो, 500 लिखो, वो आपकी मर्जी है, जितना आप कमिटमेंट करना चाहें। पर हमको आशा है कि आप 1 साल तक करेंगे, तब आप अपने में अपना इफेक्ट देखेंगे।
ठीक है, तो आप करके, जिनके पास पेन नहीं है एक दूसरे से ले लो, अगर कुछ है जिनसे पॉसिबल हो सकता है जितने आप देकर जाएंगे, देखो वो पेन बांट रहे हैं तो वो आकर दे देंगे, हैं। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आपको सुनते हुए तो हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। और मैं समझती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज की सभा में जरूर ये एक अवेयरनेस नहीं, सुनामी कहूँगी, सुनामी अवश्य ही जाग जाएगी और हम सभी सत्कर्म के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आपको सुनते हुए मुझे परसों पीएमटीवी पर एक मिसाल सुना था, वो याद आ रहा है। कहते एक राजा रोज मंदिर में जाकर भिखारियों को दान देता था और धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि हो गई कि नाम हो गया कि राजा बहुत दानवीर है। दिन प्रतिदिन भिखारियों की लाइन लंबी लंबी होती जा रही थी, लेकिन देखा गया कि एक भिखारी लाइन में से रोज जब उसका नंबर आता था, टर्न आता था, तो वो अपना टर्न किसी और को देके खुद फिर और पीछे लास्ट में जाकर खड़ा हो जाता था। फिर जब लाइन आगे बढ़ती थी, फिर उसका टर्न आता था, फिर वो अपना टर्न किसी को देके फिर लास्ट में जाके खड़ा रहता था। और रोज रोज जब ये देखा गया तो सबके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये ऐसा क्यों करता है। और जितनी प्रसिद्धि राजा को मिल रही थी उतनी ही प्रसिद्धि सारे चैनल्स के कैमरे उस भिखारी पर कि रोज ये भिखारी अपना टर्न किसी और को देता है। और ये बात जब राजा को पता चली तो राजा को थोड़ा सा क्या हुआ होगा हम सोच सकते हैं। राजा ने उसको बुलाया, कहा कि भाई तू एक बार तेरे को जितना चाहिए जो चाहिए ले ले, लेकिन फिर से दोबारा पीछे जाके खड़ा नहीं रहना। क्या? क्योंकि राजा ने सोचा इतना दान मैं कर रहा हूं और मेरे जितना नाम इसका भी हो रहा है, जबकि ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसको बुलाया तो उसने कहा कि महाराज आपके पास तो देने के लिए बहुत धन है, साधन संपत्ति है, मेरे पास तो मेरा एक टर्न ही है, वही मैं सबको देके सहयोग देना चाहता हूँ। तो इसलिए सत्कर्म के लिए बहुत कुछ हमारे पास रिसोर्सेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही बात भ्राता जी ने बहुत छोटे छोटे उदाहरण देकर अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव से हम सबके बीच रखी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।